हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस अनसॉल्व सेट नंबर 3 जो है सॉल्व करेंगे। सेट कोड है आपका ईएल। हमने पहले इसमें लिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए यह पूछा गया, प्रकाश परावर्तन का नियम सदैव सत्य होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो यह नियम किसके लिए सत्य है? तो ये नियम चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या समतल दर्पण हो, सभी के लिए सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? आभासी। किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब अगर बनाना है तो आप जानते हो कि इसके लिए आप उत्तल लेंस का भी प्रयोग कर सकते हो। उत्तल लेंस से भी बन सकता है आपका, और अवतल दर्पण द्वारा भी बन सकता है। तो आपका दोनों आंसर ये सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप आंसर लगाओगे डी पार्ट। अगला प्रश्न है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती, जो विद्युत धारा का जो अवरोध करता है, उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति यानी कि पावर का मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट या जूल प्रति सेकंड। क्या होगा? जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। पूछा गया है, यदि किसी केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर दी जाए तो केतली में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा? तो आप जानते हो H बराबर I²RT होता है। यानी कि H जो होता है, हीट जो होता है, वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर आपने विद्युत धारा 3 गुना किया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर यानी कि 3 त्रिक का 9 गुना हो जाएगा, है ना। यानी H प्रोपोर्शनल टू I² से आप इसे कर सकते हैं आसानी से। अगला है, एक व्यक्ति दूर वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थ है, अर्थात दूर वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, तो उसे कौन सा नेत्र दोष होगा? तो दूर की वस्तुएं अगर स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसका मतलब क्या? उसे निकट दृष्टि दोष है। मतलब दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा अत्यधिक छोटा बनाता है। अवतल दर्पण है, वास्तविक भी बनाता है, वस्तु से अत्यंत छोटा। तो आप जानते हो ऐसा एक ही केस होता है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस भी बनता है, अत्यंत छोटा बनता है और वास्तविक होता है। तो वस्तु कहाँ पर होगा? अनंत पर होगा, है ना। ऐसे अगला प्रश्न है, कार्बन को वायु में जलाने पर यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये कौन सी अपक्रिया जान रहे हैं? ये योगात्मक अपक्रिया है या संयोजन अपक्रिया है। क्या हो रहा है? इसमें 2 परमाणु जुड़ रहे हैं और एक नए प्रकार का यौगिक बन रहा है। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु परमाणु या यौगिक मिले और एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम योगात्मक या संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अगला है जिंक चूर्ण, यानी कि जिंक की अपक्रिया तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हो रही है, तो कौन सी गैस निकलेगी? आप जानते हो ये जिंक सल्फेट बनेगा। पहले क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा H2। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु। देखिए, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो एसटीपी पर द्रव के रूप में पाई जाती है, तो ब्रोमीन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, आयोडीन ठोस होता है, तो इसमें बाकी कोई जो है द्रव है भी नहीं समान अवस्था पर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, Br2। अगला प्रोपेनोन के क्रियात्मक समूह। प्रोपेनोन का मतलब क्या है? कीटोन। क्या है? कीटोन। और कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? कार्बोनिल के दोनों तरफ, कार्बोनिल समूह के सहयोग के दोनों तरफ क्या लगे हों? कार्बन लगे हों, तो उसे क्या कहा जाता है? कोई कार्बन लगा उसे क्या कहा जाता है? कीटोन कहा जाता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको
सुमेल करना है। देखिए एल्डिहाइड, आपको एल्डिहाइड बताना है तो एल्डिहाइड की पहचान क्या है, जिसमें CHO हो। एल्काइन की पहचान क्या है, जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड C मिल जाए। कार्बोक्सिलिक की पहचान क्या है, जिसमें COOH हो जाए। और हेलोएल्केन का मतलब क्या है, कार्बन के साथ में कोई ना कोई हैलाइड लगा हो, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अगर ये सब लगे होंगे तो क्या कहलाएगा, ये हेलोएल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेलोएल्केन कहलाएगा। तो देख लीजिए इसमें एल्डिहाइड कौन सा होगा, बी होगा, यानी कि ए के सामने बी लिखा जाएगा, है ना। ए के सामने क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा। एल्काइन, एल्काइन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये ट्रिपल बॉन्ड है देखिए यहाँ पर। और हेलोएल्केन यानी एल्केन के साथ में ऐसे कार्बन 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 के बीच सिंगल बॉन्ड हो और एक हाइलाइड लगा हो, कोई भी हाइलाइड लगा हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, तो ये हो गया आपका। तो कार्बोक्सिलिक हम COOH, देखिए COOH, तो आपका ये हो गया। अब देखिए इसको लिख लीजिए, ये के सामने क्या है, ये के सामने आपका बी मिला। बी के सामने क्या है, बी के सामने, बी के सामने ये मिला, है ना। सॉरी, ये जो है बी के सामने डी मिला, बी के सामने आपका डी मिला, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि C के सामने A, तो C के सामने क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। और D के सामने C, D के सामने C, तो देख लीजिए D के सामने C के सामने ये, और B के सामने D, A के सामने B, आपका D आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन कितने बाण बनाता है, 4 बनाता है। इसके बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ही होते हैं, इसलिए 4 बाण बनाता है। अर्थात कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 हो जाएगी। अगला वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थ शरीर से निष्कासित होते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र द्वारा होता है। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है, वृक्क होता है, किडनी होता है। किडनी का मुख्य क्रियात्मक पार्ट जो होता है, क्रियात्मक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी क्रिया होती नहीं होती है, कौन सी क्रिया नहीं होती, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश अवशोषित किया जाता होता है ना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये भी होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ग्लूकोज का पार्विक अम्ल विखंडन होता है। देखिए ग्लूकोज का पार्विक अम्ल विखंडन श्वसन में होता है, कोश के श्वसन में, तो ये नहीं होता, बाकी सभी होते हैं, है ना। तो पूछा गया नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, अब ये है नहीं वैसे, तो आप इसे छोड़ दीजिए, है ना। प्रकृति का वर्णनवाद किसने दिया था, आपको पता है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, है ना। इसे छोड़ देते, नहीं करना आपको। अगला है, क्योंकि वो जो है NCERT में नहीं है, हमने सीधा सेट ही लिया है उसका स्क्रीन करके। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। तो पाइसम सटाइबम यानी कि उद्यान मटर पर किया था। यहाँ पे केवल मटर लिखा है, तो पाइसम सटाइबम। निम्नलिखित में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होता है। एक लिंगी मतलब केवल नर जननांग पाया जाए या केवल मादा जननांग पाया जाए, अर्थात केवल पुमंग पाया जाए या पुमकेसर केवल पाया जाए या स्त्री केसर पाया जाए, तो ये कौन सा होता है, आप जानते हो। मटर द्विलिंगी पौधा है, सरसों द्विलिंगी पौधा है ना। और गुड़हल दो लिंगी पौधा है, पपीता एक लिंगी पौधा है, तो एक लिंगी हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल याद रखिए, पपाया और खजूर। पपाया और खजूर, पापा आए खजूर लाए, ऐसे याद रख सकते हैं आप, है ना। पपाया और खजूर, डेट पाम, है ना, ये दोनों एक लिंगी पौधे होते हैं। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाया था। कॉपर टी क्या है, कॉपर टी एक प्रकार का IUD है, इंट्रायूटाइन डिवाइस है, जो कॉपर निकालता है, जिससे गर्भाशय में भ्रूण प्रत्यारोपित नहीं होता है और गर्भ नहीं रुकता है। यानी कि ये जो है एक प्रकार का गर्भ निरोधक उपाय है ना। तो IUD क्या है, इंट्रायूटाइन डिवाइस है, यानी अंतःगर्भाशय युक्ति है। ये कहाँ लगाया जाता है, अंतःगर्भाशय युक्ति जैसा कि नाम है, तो गर्भाशय के अंदर लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा, गर्भाशय के अंदर। ठीक है। अगला, किण्वन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ भी बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, बिल्कुल ईस्ट में, खमीर के द्वारा होता है, ईस्ट में होता है, या ईस्ट में होता है, ये भी सही है। इसमें पार्विक अम्ल जो होता है एथेनॉल बनाता है, ये भी बात सही है। लेकिन यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये बात गलत है। या कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। ठीक है, ये क्रिया जो होती है कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। अब आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आपको कॉपी में लिखना होता है, अभी तक जो आपने किया उसे मार्कशीट में करना होता है। वह गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आपको करना होता है कॉपी में। अगला, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, देखिए अवतल दर्पण का काम होता है वस्तु को थोड़ा बड़ा करके दिखाना, है ना। तो दंत चिकित्सक जो है इसका उपयोग दांतों में संक्रमण या गड्ढा इत्यादि खोजने में करते हैं, तो आप लिख सकते हैं
उपयोग क्या है इसका? उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा दांतों में संक्रमण आदि को खोजने के लिए है ना। पहला हो गया आपका ये। दूसरा, आप जानते हो जो ब्यूटी पार्लर होते हैं या जहाँ पर जो है बाल की और शेविंग होती है, वहाँ पर भी इसका उपयोग करते हैं ताकि जो चेहरा है वो स्पष्ट बड़ा होकर के दिखाई दे, है ना। शेविंग के लिए उपयोग करते हैं इसका, लिख सकते हैं आप। इसका उपयोग शेविंग में दर्पण के रूप में किया जाता है, दर्पण के रूप में। ठीक है। अगला इसी में पूछा गया है, आपको आरेख बनाना है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। दूसरा, जब फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच हो। फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। इसके लिए आप देखिए अवतल दर्पण, तो दो केस हैं। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, मान लीजिए ये फोकस दूरी है, ये वक्रता केंद्र है, ये आपका ध्रुव है। तो क्या कहा गया? वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, है ना। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा। तो दो प्रतिबिंब ले लीजिए, दो जो है आप रेखाएं लीजिए, दो प्रकाश की किरण। एक मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो टकराने के बाद क्या होगा? वो फोकस से वापस जाएगी, है ना। तो आप जानते हो अनंत और सेंटर के बीच उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है? सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, है ना। दूसरा मान लीजिए एक हमने लिया कि वो पोल पर टकरा रही है, पोल पर। तो पोल पर जिस कोण पे टकराएगी उसी कोण पे वापस जाएगी, है ना। तो पोल से जो प्रकाश की किरण वापस जाती है उसके क्या नियम होते हैं? जहां से वो यदि क्या कहते हैं, अगर पोल पर कोई प्रकाश की किरण टकराई है तो प्रकाश की किरण पोल से उसी कोण पर वापस जाएगी जिस कोण पर वो टकराई है, यानी मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाएगी। ठीक है। तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे। मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ, देखिएगा। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ये आपका फोकस है, ये सेंटर है। ये अनंत और सेंटर के बीच वस्तु कोई रखी होगी, अनंत और सेंटर के बीच कोई वस्तु रखी होगी। तो अनंत और सेंटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सेंटर और फोकस के मध्य बनता है। कहाँ बनता है? सेंटर और फोकस के मध्य बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने दो प्रकार की किरण ली हैं। एक तो जो मुख्य अक्ष के समांतर गई है और दूसरी जो पोल पे टकराई है ना। तो पोल पे क्या होता है? मुख्य अक्ष के जिस कोण पे टकराएगी पोल पर उसी कोण पर वापस जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, है ना। ये आपका वस्तु है, इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला पूछा गया था यदि फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच अगर होगा तो क्या? अब इसके केस आपको याद रखने होंगे, बिना याद किए आप नहीं कर पाएंगे, है ना।
ये आपका फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये पोल हो गया। यदि वस्तु फोकस और पोल के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हम जानते हैं दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि ये आगे चल के प्रकाश कहीं नहीं मिल सकता, तो ये पीछे डैश डैश करके आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा दर्पण के ये पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी होगा। ठीक है, तो आपका ये प्रतिबिंब हो गया यहाँ पे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा और आभासी। इस प्रकार से आप बना लेंगे। ठीक है, अगला है अपवर्तन का नियम क्या है। अपवर्तन का नियम क्या कहता है? देखिए, अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है फर्स्ट नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण, देखिए हम एक चित्र बना रहे हैं, उसी से आप समझिएगा। ये अभिलंब है, ये नॉर्मल है, विलंब। तो क्या कहा गया? आपतित किरण यानी कि जो किरण गिर रही है, और अपवर्तित किरण है ना, और अपवर्तित किरण, अभिलंब तथा फोकस, सॉरी, आपतित बिंदु, ये तीनों की तीनों एक ही सतह पर होते हैं। यानी ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों ये और एक जो है अभिलंब नॉर्मल, ये तीनों एक ही सतह में होते हैं। यानी कि प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित प्रकाश किरण एक ही सतह में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। दूसरा नियम है स्नेल का नियम है ना। अपवर्तन का स्नेल का नियम है। क्या कहा गया है? कि जो आपतित कोण का ज्या है तथा अपवर्तित कोण का ज्या है, इसका अनुपात जो होता है वो नियत होता है या नियतांक होता है। आपतित कोण कितना है? आई है, और अपवर्तित कोण कितना है? आर है। क्या कहा गया है? आपतित कोण का ज्या, ध्यान देखिएगा, कोण हम अविलंब से लेते हैं, ज्या यानी कि साइन आई, तथा अपवर्तित कोण का ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? नियत होता है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है? एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है ना, जिसे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यह आपका इसमें थ्योरेटिकल पार्ट था। अगला पूछा गया है 3 सेंटीमीटर वस्तु, यानी कि वो दिया गया है आपको। क्या दिया गया है? वो उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, यदि इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, यानी कि यह बराबर कितना हो जाएगा आपका प्लस का 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। 30 सेंटीमीटर दूरी, और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर। लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि यू बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात करना है। तो आप क्या करिए, आप रख दीजिए सूत्र लगा करके। यहाँ पे दिया गया वो बराबर आपको 3 सेंटीमीटर बोला गया, एफ बराबर प्लस का 30 सेंटीमीटर, और यू बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब आप सूत्र लगाइए 1/b, जो कि लेंस है, तो लेंस में माइनस वाला सूत्र लगाते हैं आप। 1/b माइनस 1/u इक्वल 1/f। आप चाहें तो यहीं से साइड चेंज कर लें, क्योंकि 1/b आपको चाहिए, तो 1/u प्लस 1/f करके लिख लीजिए पहले। 1/f है, चूँकि 1/f पक्षांतर होगा तो 1/u माइनस का था, तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो 1/b, वह एफ आपका प्लस का 30 सेंटीमीटर और यू आपका माइनस का
10 सेंटीमीटर, है ना। इसी को आगे जब आप हल करेंगे तो 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10। एलसीएम जब लेंगे आप इसका तो कितना आ जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/30 आएगा दोनों में, तो 1 माइनस 3, है ना, क्योंकि ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा ये -2, 1/v इक्वल टू -2/30। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये आपका प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी आ गई। अब आवर्धन का सूत्र बराबर -v/u होता है, इसी को हम लिखते हैं, सॉरी, चूँकि ये लेंस है तो लेंस में v/u होता है, और ऑब्जेक्ट अपार इमेज यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपार हाइट ऑफ, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं I/O। तो इससे आप, इस वाले से आप जो है इमेज निकाल सकते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, v/u इक्वल टू O, है ना। तो b आपका माइनस का 15, u कितना दिया गया 10, वो आपका 3 सेंटीमीटर। हल कर लीजिए इसको, 15×45, आपका I कितना जाएगा 4.5, I कितना जाएगा, I बराबर माइनस का 4.5 सेंटीमीटर। आपने देखा वस्तु जो है बड़ा बन रहा है, वस्तु बड़ा बन रहा है, और ये वास्तविक है ना। 4.3 कितना था, 3 सेंटीमीटर का था, ये कितना बन गया, आपका इमेज बन गया 4.5 सेंटीमीटर का, है ना। तो आपका आंसर हो गया। अगला देखिएगा, ओम का नियम लिखिए, किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट देख लें। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या है, देखिएगा, कोई चालक है, चालक में कोई करंट I बह रही है, ने कहा, क्या कहा है कि किसी चालक में बहने वाली धारा, किसी चालक में बहने वाली धारा में बहने वाली धारा, आप क्या लिख रहे हैं, ओम का नियम लिख रहे हैं, ठीक है। धारा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर के समानुपाती होता है। बहने वाली धारा, धारा चालक, सॉरी, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर की समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है ना। आपने देखा ये तार है, इसमें तार करंट I बह रही है, और इसके बीच विभव लगाया जाए B, क्या लगाया जाए B, तो I जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, B के, यानी B प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं आप इसको। तो प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, R प्रतिरोध आ जाता है, तो B बराबर IR या RE, IA लिखा जाता है ना। ये I क्या है, विद्युत धारा, R क्या है, चालक का प्रतिरोध, और B क्या है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। अगला क्या प्रश्न है, उसमें पूछा गया है, तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो मैं आपको जारी लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपने एक पढ़ा होगा R बराबर ρL/A, है ना। तो रो क्या है, ये जो चालक होता है, चालक का पदार्थ होता है उस पर निर्भर करता है, यानी कि चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, पहली बात। तो प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है, चालक किस मेटल का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ, किस मेटल का बना हुआ, इस पर भी निर्भर करेगा। जैसे गोल्ड का रेजिस्टेंस कम होता है, आयरन का ज़्यादा होता है। इस प्रकार से जो प्रतिरोध है वो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट। और दूसरा, चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, जितना लंबा चालक होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है, ऐसे लिख सकते हो, चालक की लंबाई के समानुपाती होगा, यानी निर्भर करेगा, समानुपाती होता है, ठीक है। और चालक की कितना मोटा है, जितना मोटा होगा उतना ही ज़्यादा पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यानी कि चालक के मोटाई के बीज के अनुपाती होगा, ठीक है। चालक
के पृष्ठकाट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आपने 2 पूछा गया था, इसमें हमने आपको जो है 3 लिख दिए हैं। साथ में ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला 400 वाट का कोई बल्ब है और 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 मिनट के लिए जलाया गया है। 5 मिनट के लिए जलाया गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्या बताना है आपको? व्यय ऊष्मा आपको बतानी है। तो देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई बल्ब है, कितने वाट का है? ये 400 वाट का है। जलाया किससे गया इसको? 200 वाट से जलाया गया है, उसको 200 वोल्ट से जलाया गया। कितनी देर के लिए जलाया गया है? टाइम आपको दिया गया है 5 मिनट, है ना। तो H हीट बराबर क्या बताना है इसमें? पहले देख लीजिएगा, एक बार प्रश्न दोबारा देख लेते हैं। प्रवाहित धारा तथा उत्पन्न ऊष्मा, पहले धारा निकाल लीजिए। प्रवाहित धारा तथा उत्पन्न ऊष्मा, तो आप सीधा धारा निकालने के लिए P बराबर क्या होता है? पावर बराबर B इंटू आई होता है। तो आप P बराबर बी आई लगाइए। P बराबर B इंटू आई होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? P बाई बी। P आपका कितना है? पावर 400 वाट, और V कितना है? 200, यानी कितना जाएगा? 2 एम्पियर करंट आ जाएगी। कितनी? 2 एम्पियर। अब आपको क्या बताना है? देख लीजिए, हीट बतानी है H बराबर, तो H बराबर बी आई इंटू टी, सीधा लगा दीजिए। तो B कितना है आपका? 202, और T 5 मिनट है, ध्यान दीजिएगा। तो मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, 60 से गुणा कर दीजिए आप इसको, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका? 5 दूनी 10, 10 दूना 20, है ना। गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, आपका हो जाएगा ये 400 गुणे 5 छक 30, 300, और 4 तियाँ 12, 12 के आगे आप कुछ गलत हुआ है, फिर से कर लेते हैं एक बार। गुणा करिए इसको, 5 दूनी 10, 200 गुणे 10 गुणे 60, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 के आगे 2, 3 और एक 4 जीरो लगाना है। कितने जीरो? 4 जीरो, है ना। तो आपका कितना आ जाएगा? ये किलो में बदलिएगा, तो 12 100 गुणे 10 की घात 3 जूल, या इसे लिखते 12 120 जूल। क्या लिख सकते हैं इसी को? 120 जूल। 1000 से ना 10 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं? किलो। तो क्या हो जाएगा? 120 जूल आपका आंसर हो जाएगा। 120 किलो जूल, या 1,20,000 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला, चुंबकीय क्षेत्र के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं, जो पोल होता है, जो मैग्नेट होता है, उसमें 2 पोल होते हैं, आप जानते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में प्रवेश करती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में प्रवेश करती हैं, ऐसे, है ना। और ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं और एक बंद वलय बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बंद वलय बनाती हैं। जबकि मैग्नेट के अंदर क्या होता है? ये मैग्नेट के अंदर जो होता है, ये साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ में प्रवेश करती हैं। ठीक है, मैग्नेट के बाहर क्या होगा? नॉर्थ से, यानी मतलब नॉर्थ, यानी मतलब निकलना। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में प्रवेश करती हैं। ये हमने बार मैग्नेट बनाया है। ठीक है, तो बल रेखाओं गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार बनाती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है, ये समांतर में देखिए होती हैं। ये क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ कम होती है वहाँ तीव्रता कम होती है, जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा होती है। स्पर्श रेखा खींचने पर ये उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। अगला उसमें पूछा गया था, मैक्सवेल के स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए और ऊर्ध्वाधर धारा चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाइए, है ना, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं मैक्सवेल का स्क्रू नियम क्या कहता है। दाएं हाथ का स्क्रू नियम, अगर आप पेंच को विद्युत धारा की दिशा में बढ़ाओगे तो उस पेंच की घूमने की दिशा जो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए आप
पेज को आगे बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज बढ़ा रहे हैं तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही क्या है, जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी है। तो कहा गया ऊर्ध्वाधर चालक है, उस पर कोई करंट बह रही है, इसके लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर चालक में आप ऊपर की तरफ जब पेज को घुमाना होगा तो क्या होगा कि जो दाएं तरफ होगा उसके तरफ, दाएं तरफ यानी कि दाहिने तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो अंदर की तरफ जा रही होंगी तो ये क्रॉस बनाएंगे, और बाएं तरफ बाहर आ रही होंगी तो इसलिए इधर डॉट बनाएंगे। ऐसा क्यों, आप नहीं जानते तो देख लीजिए। जो एरो होता है, एरो का आगे वाले पॉइंट को हम डॉट से दिखाते हैं और पीछे वाले पॉइंट को क्रॉस से दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए ये अंदर की तरफ जा रहा है दाहिने तरफ, इसका मतलब एरो आपका पीछे वाला भाग दिखेगा, और इधर बाएं तरफ बाहर आ रहा है तो आपको आगे वाला दिखेगा। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। पूछा गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र को आपको दर्शाना है तो क्या करेंगे आप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए समांतर चुंबकीय बल, ये बल रेखाएं खींचिए, जहाँ मतलब इनके बीच में क्या हो, समांतर जो दूरियां हो वो बराबर होनी चाहिए। तो क्या कहलाएगा ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये आपका चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर आपको खींचनी है और समान दूरी पर खींचनी है, तो आपको ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। अब ये ऑलरेडी अभिक्रिया संतुलित ही लिखी हुई है तो इसमें कुछ ही नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए कैसे। कैल्शियम कार्बोनेट और जल, देखिए इधर कैल्शियम कितना है, एक, कितने कैल्शियम है, एक, एक कैल्शियम यहाँ पे। ऑक्सीजन कितने हैं, दो, यहाँ से हाइड्रोक्साइड से और दो कार्बन डाइऑक्साइड से, तो दो दो, दो कितने हो गए, चार, चार ऑक्सीजन हो गए, है ना। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, हाइड्रोजन दो, कैल्शियम और ऑक्सीजन चार। इधर भी देख लीजिए कैल्शियम एक, कार्बन, कार्बन भी इधर देख लीजिए एक ही है, इधर भी कार्बन एक ही है। ऑक्सीजन तीन कार्बोनेट वाले में और एक जल में, हाइड्रोजन दो। तो इस प्रकार से पहले से ही जब बराबर है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको ऐसे ही सेम लिख देना है ना, उत्तर में भी। अब चाहें तो सबके आगे एक लगा दे, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला मीथेन। अब देखिए ये दहन अपक्रिया को संतुलित करने के लिए आप क्या करें, जितने जितने जो हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन जितने कार्बन हो उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बना दीजिए। कितने कार्बन, एक, तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जितने हाइड्रोजन उसके आधे जल। इस प्रकार से पहले ये आपका प्रोडक्ट जो है संतुलित हो गया। अब आप रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए प्रोडक्ट में यानी कि उत्पाद में ऑक्सीजन को काउंट कर लीजिए। तो इधर प्रोडक्ट में देखिए दो हाइड्रोजन, सॉरी दो ऑक्सीजन जल में है और दो ही ऑक्सीजन आपके कार्बन डाइऑक्साइड में, तो दो दो कितने हो गए, चार। तो चार का आधा जो है, चार का आधा आप जो है ऑक्सीजन जोड़ दें, चार का आधा कितना हो जाएगा, दो, इन दो टू जोड़ देंगे तो दो दूनी चार ऑक्सीजन हो जाएगा। इस प्रकार से संतुलित हो जाएगी अपक्रिया आपकी। ठीक है, अगला है FeSO4, यहाँ पे एरो नहीं बना है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें अभिकारक और उत्पाद बताना है। तो देखिए अभिक्रिया में एरो के दाएं तरफ जो लिखा होता है वो उत्पाद होता है, वो प्रोडक्ट होता है, और जो बाएं तरफ लिखा होता है वो अभिकारक होता है। जो अभिक्रिया करता है वो अभिकारक होता है, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उष्मीय अपघटन का एक उदाहरण दीजिए। आप जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट सबसे अच्छा एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है ना। ये गैस के रूप में होता है, ये सॉलिड, और आपका कार्बोनेट भी सॉलिड के रूप में पाया जाता है। केवल समीकरण देना था। अगला है ये एल्काइन है, और एल्काइन में नंबरिंग वहीं से करते हैं जहाँ से आपका ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। तो आप पहले कार्बन पर ही है 1 2 3, नाम क्या लिखेंगे इसका, 3 को हम प्रोप कहते हैं। तो प्रोप पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रोप 1 आइन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्रोप 1 आइन या प्रोपाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। अगला एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में भी नंबरिंग CHO के कार्बन से करते हैं। तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 और 4। देखिए क्या हो जाएगा, चार कार्बन को ब्यूट कहते हो, ये आपका ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ठीक है, ये आपका नाम हो गया, IPC नाम हो गया। अगला है टिप्पणी लिखना है संतृप्त और असंतृप्त। देखिएगा इसमें हम बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक जिनमें सभी कार्बन कार्बन के बीच में केवल
सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एक बंध पाया जाता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि एल्केन। तो एल्केन क्या कहलाते हैं? एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो दूसरा हम असंतृप्त का बता देते हैं आपको। असंतृप्त क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन से बनी यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि एल्कीन और एल्काइन। जैसे कि एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जैसे, और दूसरा होता है एल्काइन। एल्काइन एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। तो ये आपका पहला वाला संतृप्त है, और दूसरा वाला कैसा है? असंतृप्त। ये दोनों कैसे हैं? असंतृप्त हैं। ये दोनों क्या कैसे कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड असंतृप्त, और ये आपका संतृप्त कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त। और ये असंतृप्त। इस पर क्वेश्चन आते हैं, आप थोड़ा सा तैयार रखिए इसको, ठीक है। अगला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जंग लगना, है ना। संक्षारण का मतलब क्या है? जंग लगना। जब कोई धातु लिख लीजिएगा, जब कोई धातु अधिक समय, लिख लीजिए, अधिक समय तक यानी लंबे समय तक ऑक्सीजन यानी कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में रहती है। कहाँ रहती है? ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में रखी रहती है, तथा नमी की उपस्थिति में यानी कि जलवाष्प की उपस्थिति में रखी रहती है, तो वह अपने धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो वह धातु अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इससे संक्षारण कहते हैं, है ना। तो क्या होगा? नमी में रखा रहता है, नमी में रखा रहता है, जिससे क्या होता है? धातु अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि देखिए Fe जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में और नमी की उपस्थिति में रखा रहता है तो क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? FeO3 बन जाता है, XH2O। तो ये आपका जंग का सूत्र हो गया, ये जंग बन जाता है। क्या बन जाता है? लोहे में जंग लग जाती है। अगला अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है? इसमें अपक्रिया के उत्पाद के फलस्वरूप बनने वाला एक उत्पाद जो होता है जल में अघुलनशील प्राप्त होता है, तो उसे हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब आप सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 की अपक्रिया सोडियम क्लोराइड से बेरियम क्लोराइड से कराइए, बेरियम क्लोराइड BaCl2 से कराएंगे, तो क्या होगा? आपको बेरियम सल्फेट का BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त होगा, और साथ में NaCl तो बनेगा ही। तो ये PPT अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। ये कैसा होगा? ऐसी रासायनिक अपक्रिया में बनने वाला उत्पाद एक जल में अघुलनशील प्राप्त होता है, उसे हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने नीचे आपको लिख दिया है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण तथा उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये क्या है? गुण क्या है इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस श्वेत रंग का चिकना पदार्थ होता है। इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जम जाता है, ठोस बन जाता है, कठोर हो जाता है। इस अभिक्रिया का बनना जिप्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? जिप्सम कहलाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर बांधने में, मूर्ता खिलौना इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में पीएच का 2 उपयोग लिखिए। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्लमय पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और हाइड्रोजन आयन जल में क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोजन नाइट्रेट कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोक्लोरेट, और ये आपका फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इस प्रकार से एग्जाम्पल है ना। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। क्षार मय रसायन होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और क्या होता है? ये हाइड्रोक्साइड जो होते हैं जिनके कारण विलयन का पीएच मान दिया होता है वो 7 से ज़्यादा हो जाता है, और अम्लीय विलयन का पीएच का मान 7 से कम होता है। जैसे एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दैनिक जीवन पीएच का महत्व क्या है? हमारे उदर का पीएच जो होता है कितना होता है? 1.3 से 3.2 तक होता है, यानी कि उच्च अम्लीय प्रकृति का होता है। इससे क्या होता है? ये हमारे भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। अगर इससे ज़्यादा पीएच हो जाए तो क्या होगा? पेट में गंभीर जलन उत्पन्न होता है, जिससे हमें एंटासिड इत्यादि लेना पड़ता है। अगला मुख का पीएच कितना होता है आपका? 6.9 तक होता है, और यदि मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो क्या होगा? दंतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा, और इससे दांतों का नुकसान होगा, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट का आपका एनिमल बना होता है, और अधिक अम्ल से ये कैल्शियम फास्फेट डिकम्पोज होने लगते हैं, गलने लगते हैं। इसको बचाएं कैसे? उचित तरीके से दांत को साफ करके तैयार करके बचाया जा सकता है। अगला है असद लेपन। असद लेपन क्या होता है? देखिए लोहे का और इस्पात का इनका जो मटेरियल बना होता है, पदार्थ बना होता है, उसके ऊपर जिंक की परत, कम अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ाने से क्या होता है?
जो वो उसमें जंग कम लगती है, जिसे हम एसर लेपन कहते हैं। यानी कि लोहे और इस्पात को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिसे हम एसर लेपन कहते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि लोहा और इस्पात अधिक क्रियाशील होता है, जिंक कम क्रियाशील होता है। अगला पोषण क्या है? पोषण हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। पोषण का मतलब क्या है? जीव द्वारा भोजन को ग्रहण करके तथा भोजन से प्राप्त रसायनों से अपने शरीर का समुचित वृद्धि एवं विकास करना पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण देखिए। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, उसे हम उस प्रकार के जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं, तथा इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, नील हरित शैवाल इत्यादि हैं, एक ऐसा पोषण करते हैं, ये स्वपोषण करते हैं, है ना। परपोषण में क्या होगा? परपोषण में जो जीव जंतु होते हैं वो दूसरे द्वारा बनाए गए पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अन्य जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे सभी प्रकार के मांसाहारी, सर्वाहारी, है ना, परजीवी, ये सभी क्या हैं? परपोषी में आते हैं। यानी परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, दूसरे जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं, तथा इस प्रकार के पोषण को हम परपोषण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी से इत्यादि, है ना। तो हरे पौधे, शैवाल और आपका शैवाल, ब्लू ग्रीन एलगी, नील हरित शैवाल भी कहते हैं इसको, एक प्रकार का ये जीवाणु है। इसके अलावा बाकी कोई भी जो है स्वपोषी नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें और आगे बात करते हैं। पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो एक हम चित्र आपके लिए डायग्राम बना देते हैं, इसको आप याद रखिएगा। देखिए ये जो भाग बनाया गया है ये स्त्री जननांग है। क्या है ये? स्त्री जननांग है, या इसी को हम क्या कहते हैं? जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। और जायांग स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे जो है वो अंडाशय है। क्या है? इसे अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को अंडाशय कहते हैं। इसी को वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। इसी को वर्तिकाग्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। अब इस में जो मादा जननांग होता है उसी का नाम क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश। क्या होता है? परागकोश। ध्यान दीजिएगा, पुतंतु और परागकोश, ठीक है। अब पुतंत परागकोश क्या है? पुंकेसर का भाग है, और ये तीनों किसके भाग है? स्त्री केसर का भाग है या जायांग का भाग है, ठीक है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रिया को आपको बताना है। देखिए मनुष्य जो होते हैं उसमें मेल नर कैसे होते हैं? XY होते हैं, और मादा कैसी होती है यानी महिलाएं कैसी होती है? XX होती हैं। तो जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो मनुष्यों में शुक्राणु 2 प्रकार के बनते हैं, एक तो X वाले और दूसरे शुक्राणु बनते हैं Y वाले। जबकि महिलाओं में अंडाणु एक ही प्रकार का बनता है, केवल X वाला। तो यदि पुरुष से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित होता है तो XY बनेगा, XX बनेगा, और इससे बनने वाली संतान कैसी होगी? लड़की होगी। और Y वाला शुक्राणु अगर X अंडाणु से मिलता है तो इससे बनने वाला जो संतान होगा वो XY वाला होगा, अर्थात लड़का होगा। यानी लड़का या लड़की बनने की संभावना जो होती है वो 50-50% की होती है ना। क्या समझे? देखिए पुरुष जो होते हैं, पुरुषों में 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, XY, और महिलाओं में एक ही प्रकार का लिंग गुणसूत्र होता है, XX। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा। तो अंडाणु तो एक ही प्रकार बनेगा, अंडाणु जो होगा एक ही प्रकार का बनेगा, लेकिन जो शुक्राणु होगा वो 2 प्रकार का बनेगा। कितने प्रकार का बनेगा? 2 प्रकार का। ये आपकी ये फीमेल और ये मेल। तो शुक्राणु से अगर X वाला, कौन सा? X वाला शुक्राणु अगर अंडाणु से निषेचित होता है तो XX बनेगा, यानी कि लड़की बनेगी। लेकिन अगर Y वाला निषेचित होता है तो XY बनेगा, यानी कि लड़का बनेगा। इस प्रकार से लड़का और लड़की का, यानी कि लड़का या लड़की का निर्धारण कौन करेगा? शुक्राणु करेगा, अर्थात पुरुष करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव के नर जननांग का चित्र वर्णन कीजिए। तो एक बहुत सरल डायग्राम हमने लिया है। देखिए ये डायग्राम, यहां पे ये सिसन है, सिसन का ये मूत्र मार्ग, इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ये मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं इसी को। ये शुक्रवाहिनी और एक विसरण है, टेस्टिस है ना। इसे हम विसरण कोष कहते हैं, या इसी को अंडकोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडकोष कहते हैं। और विसरण में से शुक्रवाहिनी निकलती है जिससे शुक्राणुओं को लेकर जाती है। तो देखिए जब शुक्रवाहिनी को काटकर बांध देते हैं तब इसी को हम नलबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलबंदी कहते हैं। जबकि अंडवाहिनी को काटकर बांधा के जाना क्या कहलाता है? नसबंदी कहलाता है, जो फीमेल में होता है।
ठीक है। तो ये शुक्रवाहिनी है, और शुक्रवाहिनी ये आपका शुक्रवाहिनी यूरेटर जो होता है, मूत्रवाहिनी जो होती है, मूत्रवाहिनी के ऊपर से होकर जाती है। मूत्रवाहिनी कहाँ से आती है आप जानते हैं, मूत्रवाहिनी किडनी से होकर के आती है, वृक्क किडनी से होकर के आती है ना। ये जो है किडनी से होकर आएगी, वृक्क से होकर के आएगी। बनाना नहीं है, फिर हमने बताया ऐसे वृक्क से होकर के आपकी मूत्रवाहिनी या मूत्र नलिका आएगी, इसे यूरेटर कहते हैं। तो ये आपका एक नामांकित चित्र बना हुआ सरल वाला।